इटली में फांसीवाद के बारे में पढ़ चुके थे, और फांसीवाद के बारे में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के साथ विश्वासघात हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के साथ विश्वासघात हुआ, और कैसे मुसोलिनी ने मतलब फांसीवाद को ऐसे ताकतवर बनाया, तो कैसे वो अपने मतलब ज़्यादातर राज्यों में फांसीवाद को फैलाया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुसोलिनी ने कब्जा कर लिया पूरे इटली पर। अब आज हम देखेंगे कि युद्ध से आर्थिक दशा, इटली की युद्ध से आर्थिक दशा। फर्स्ट मतलब वर्ल्ड वार से आर्थिक दशा, युद्ध से आर्थिक दशा। युद्ध से आर्थिक दशा। अब इटली 6.5 लाख सैनिक मारे जा चुके थे, बहुत घायल थे, 10 अरब रुपए का नुकसान हो चुका था, इटली की मुद्रा की कीमत गिर चुकी थी, और बेरोजगारी का असर साफ तौर पर दिखने लगा था। बेरोजगारी का असर साफ तौर पर दिखने लगा था। 6.5 लाख मारे जा चुके थे, बहुत लोग घायल थे, और 10 अरब रुपए का नुकसान हो चुका था। रुपए का नुकसान हो चुका था। दस अरब रुपए का नुकसान हो चुका था, और इटली की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। इटली की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। अब इतने लोग मारे जा चुके थे, इतने घायल थे, इटली की मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका था, इतने रुपए का नुकसान हो चुका था, तो जाहिर सी बात है आर्थिक दशा कमजोर ही होगी। अवमूल्यन का मतलब है कि मुद्रा का गिरना, साफ तौर पर इसका मतलब यही है कि मुद्रा का गिरना। अब देखते हैं राष्ट्रवादियों का असंतोष। राष्ट्रवादियों का असंतोष। क्योंकि इटली जब युद्ध नहीं लड़ा उससे पहले इटली ताकतवर था, कई यूरोपीय शक्तियों को निकाला, जैसे ऑस्ट्रिया को उसने युद्ध किया, निकाला भी। और अब इटली अस्बेनिया जो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश हो जाता उससे हार गया। इससे वहाँ के मतलब राष्ट्रभक्तों को एक धक्का सा लगा। अस्बेनिया से युद्ध हार गया, देशभक्तों को धक्का लगा। अस्बेनिया से युद्ध हार गया और देशभक्तों को धक्का लगा, इटली के देशभक्तों को धक्का लगा। अस्बेनिया से युद्ध हार गया, इटली के देशभक्तों को धक्का लगा। अब साम्यवाद का प्रचार प्रसार देखते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है
क्योंकि साम्यवाद तब तक फल फूल चुका था, क्योंकि 1917 में साम्राज्यवाद का स्थापना हो गया और 18 में युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद जब तक मुसोलिनी आया तब तक साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। साम्राज्यवाद का प्रचार अब ये कई इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साम्राज्यवाद के जब प्रचार होने लगा तब इटली के जो अमीर वर्ग है और जो मतलब कि जो अच्छा खासा वर्ग है, जो काफ़ी रुपए वाला वर्ग है, उसने और मध्यम वर्ग ने जो अच्छे खासे कीमत है उनके पास, वो भी मुसोलिनी का साथ दिए। अमीरों ने मुसोलिनी का साथ दिया अमीरों ने मुसोलिनी का साथ दिया। सभी वर्गों का समर्थन देखते हैं कि सभी वर्गों को समर्थन कैसे मिला मुसोलिनी का। सभी वर्गों का समर्थन जाहिर सी बात है। तो पहला वर्ग तो किसान वर्ग हो जाता है, क्योंकि इनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं थी और इन्हें काम करने के लिए भूमि की आवश्यकता थी। तो मुसोलिनी ने हजारों एकड़ दलदल भूमि को उसको पटा के उपजाऊ बनाया। इससे उन्हें रोजगार मिला, श्रमिकों को भी रोजगार मिला, किसानों को भूमि मिल गई। हजारों क्या लाखों एकड़ दलदल जमीन थी, उसे पटवाकर उसे मतलब उस पर खेती करने लगा, जिससे श्रमिकों को काम मिल गया, किसानों को खेत मिल गया और साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार के चक्कर में अमीरों का साथ मिल गया। अब बात देशभक्तों की आ जाती है, तो जब अल्बानिया से हार गया इटली, तब इसका बदला लेने के लिए मुसोलिनी तैयार होने लगा। इससे भी देशभक्तों का साथ मिला, इससे 4 वर्गों का समर्थन मिला। जाहिर सी बात कहते हैं 4 वर्ग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे 4 वर्गों का समर्थन उसे मिला। अब हम मुसोलिनी का व्यक्तित्व और इसके बारे में देखते हैं कि मुसोलिनी को ऐसे समर्थन और ऐसे लोगों को साथ मिला कि उसने इटली पर अधिकृत कर लिया। इटली को मुसोलिनी क्योंकि इसका शासन भी बहुत दुखदाई शासन था, क्योंकि जोर जबरदस्ती का शासन था। अब मुसोलिनी एक जोशीला वक्ता था, जो अपने कार्यों में दक्ष था, अपने कार्य करने के लिए दक्ष था। और इसने फासिस्ट नामक दल का संगठन किया, उसे फासिस्टो कहा जाता था। अब फासिस्टो नामक दल का संगठन किया तो जाहिर सी बात है कि ये दल बिना चुनाव के, जिससे जर्मनी में काबिल हिटलर था, वैसे हिटलर ने भी चुनाव लड़ा था। आप बात मानेंगे। और हिटलर प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार भी बना, और उसने ऐसी शक्तियाँ का उपयोग करके वो जर्मनी का कर्ता बन गया। जैसे ये था मुसोलिनी, ऐसा था। मुसोलिनी ने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब उसे
पहले चक्कर में ज़्यादा सीटें नहीं प्राप्त हुई 1919 में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में इसे ज़्यादा सीटें नहीं प्राप्त हुई। मुसोलिनी एक जोशीला वक्ता था, और वह मुसोलिनी एक जोशीला वक्ता था और वह फासिस्टो नामक दल का संगठन किया। फासिस्टो नामक दल का संगठन किया और पहले चुनाव में उसे काफी सीटें नहीं प्राप्त हुई। परंतु वह निराश नहीं हुआ। तो काफ़ी सीटें नहीं मिली, लेकिन मुसोलिनी निराश नहीं हुआ और वह अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। जब मतलब कि 1919 के चुनाव में फासिस्टों को काफ़ी सीटें नहीं प्राप्त हुई, तब भी मुसोलिनी अपने दल के संगठन की शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। दल के संगठन की शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। दल के संगठन की शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था और उसने नेपल्स में जनसभा की और वहाँ की संसद, वहाँ के मतलब कि जो राजा थे विक्टर इमैनुअल के शासन, मतलब कि उन्हीं के पुत्र पौत्रों का शासन था पिडमांट सार्डिनिया का। उन्हीं ने इटली का स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी आहुति दी थी। उनसे कहा कि 50,000 स्वयंसेवकों के साथ उसने रोम पे चढ़ाई कर दी और उसने मतलब कि मुसोलिनी ने नेपल्स में जनसभा की और अपने 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम पे चढ़ाई कर दी। स्वयंसेवकों के साथ रोम पर चढ़ाई कर दी। अब जाहिर सी बात है 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम पे चढ़ाई कर दी। तो विक्टर इमैनुअल थर्ड ने मतलब कि संसद को भंग करके और सत्ता का हस्तांतरण मुसोलिनी के हाथों में कर दिया। विक्टर इमैनुअल थर्ड मतलब वहाँ का शासन था, उसने संसद को भंग करके मुसोलिनी के हाथों में दे दिया और इस तरह एक गणतंत्र का पतन हो गया। इस तरह
एक गणतंत्र का पतन हो गया। इस तरह एक गणतंत्र का पतन हो गया, मतलब कि 50,000 स्वयंसेवकों के साथ वह रोम पे चढ़ाई कर दी और उसने कहा कि जल्द से जल्द उसे सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाए। इसे विक्टर एनुअल ने संसद को भंग करके सत्ता उसे हस्तांतरित कर दिया और इसे एक गणतंत्र का पतन हो गया। इससे एक गणतंत्र का पतन हो गया। गणतंत्र का पतन हो गया। अब गणतंत्र का पतन के बाद देखते हैं कि वह साम्यवाद विरोधी, मतलब साम्यवाद विरोधी तो उसके साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार के चक्कर में उसे समर्थन में मिला और साम्राज्यवाद विरोधी भी बन गया, क्योंकि उससे जहाँ तक बड़े लोगों का साथ था, क्योंकि साम्राज्यवाद फल फूल रहा था और इटली में भी साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार होने लगा था। साम्यवाद विरोधी, साम्यवाद विरोधी, साम्यवाद विरोधी, साम्यवाद विरोधी मतलब क्या है कि जब इटली का शासन जब इनके सबके संसद पर था तो बड़े स्तर पर, क्योंकि रूस पूरे वर्ल्ड में साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो इससे भी इटली में गुप्त संस्थाएं बनने लगी। साम्राज्यवाद के चक्कर में गुप्त संस्थाएं बनने लगी तो अमीरों को लगा और उद्योगपतियों को लगा कि ये गलत हो रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए जो इस साम्राज्यवाद को रोक सके। इटली में गुप्त संस्थाएं बनने लगी और इससे सब दिक्कत आने लगी कि साम्राज्यवाद के प्रचार प्रसार को कैसे रोका जाए। तो क्योंकि जो मुसोलिनी था ये स्विट्जरलैंड का पढ़ा हुआ था, ये साम्राज्यवाद का पहले प्रवर्तक समर्थक था, मतलब समर्थक था साम्राज्यवाद का ये पहले। तो आप पूछते होंगे कि जब ये समर्थक था तो फिर ये विरोधी कैसे बन गया, मुसोलिनी विरोधी कैसे बन गया? तो स्थितियों के अनुसार विरोधी बन गए, क्योंकि जब वो आया तो उसे जब मतलब कि उद्योग और अमीरों का साथ चाहिए था तो उसे साम्राज्यवाद विरोधी बनना भी पड़ा, क्योंकि सब कार्य समाज के अनुसार होता है कि समाज किस दिशा की ओर प्रगति है। तब इस चक्कर में वह साम्यवाद विरोधी बन गया, क्योंकि इटली में गुप्त संस्थाएं बनने लगी और अमीरों ने अमीर ने सोचा कि ये बड़ा गलत हो रहा है, आने वाले दिनों में कहीं साम्राज्यवाद का शासन इटली पे न छा जाए, इसीलिए उसने ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना चाहा। तब मुसोलिनी का साथ दिया उन्होंने। साम्राज्यवाद का विरोधी इसीलिए मुसोलिनी बना। और शांति विरोधी मतलब कि अब आप पूछेंगे कि साम्यवाद विरोधी तो बन सकता है, लेकिन शांति विरोधी कैसे बन सकता है? शांति विरोधी का मतलब हो गया कि दुनिया में सब शांति चाहते हैं, लेकिन ये शांति विरोधी क्यों था? समझते होंगे कि शांति विरोधी क्यों था। तो मुसोलिनी का ऐसा मानना था कि जैसे एक ठहरे हुए तालाब का पानी सड़ जाता है, जैसे एक ठहरे हुए तालाब का पानी सड़ जाता है, वैसे मतलब कि बिना युद्ध के किसी साम्राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। वो युद्ध की अपनी रातों दिन मतलब वो युद्ध ही करना चाहता था। इसका मतलब ये हो गया, जैसे वो कहता कि जब मतलब एक तालाब का पानी एक ठहरा हुआ है तब वो पानी सड़ जाता है। इसीलिए अगर समाज की प्रगति बिना युद्धों की नहीं हो सकती, समाज की प्रगति बिना युद्ध से नहीं हो सकती। लेकिन जैसे समाज आगे बढ़ने के लिए उसे युद्ध जरूरी है। और किससे युद्ध करना है ये तो सामने ही है, किसी दूसरे देशों से लड़ना है, तो इससे जान माल की हानि होगी। लेकिन उसे पता नहीं था, लेकिन वो शांति विरोधी जरूर था कि इससे अन्य लोगों का रक्त बहता है, अन्य लोगों का खून बहता है।
तो वह शांति विरोधी था, शांति विरोधी था कि ठहरे हुए तालाब का पानी सड़ जाता, इसीलिए इससे एक साम्राज्य को, एक समाज को आगे बढ़ने के लिए, एक समाज को आगे बढ़ने के लिए युद्ध जरूरी है। एक समाज को प्रगति पर लाने के लिए, उद्योगों को विकास करने के लिए युद्ध जरूरी है, युद्ध जरूरी है। समाज को प्रगति पर लाने के लिए युद्ध जरूरी है। अब देखते हैं मुक्त व्यापार विरोधी। अब आप पूछेंगे कि मुक्त व्यापार विरोधी क्यों था? क्योंकि जो पूंजीवाद देश थे वो मुक्त व्यापार नीति के समर्थक थे, और जो साम्राज्यवाद थे वो मुक्त व्यापार नीति के समर्थक नहीं थे। बशर्ते मुसोलिनी भी साम्राज्यवाद का प्रचार प्रसार, मतलब साम्राज्यवाद को दबा दिया, लेकिन वह फिर मुक्त व्यापार के विरोधी क्यों था? मुक्त व्यापार के विरोधी क्यों था? बड़ा इसने अड़चन डाला। शांति विरोधी था, मुक्त व्यापार विरोधी था, बशर्ते एक पूंजीवाद देश होते हुए भी मुक्त व्यापार विरोधी था। इसके बारे में देखेंगे मुक्त व्यापार विरोधी क्यों था। मुक्त व्यापार विरोधी, व्यापार विरोधी, मुक्त व्यापार विरोधी मुक्त व्यापार विरोधी इसलिए था क्योंकि जो वस्तुओं को आयात या निर्यात किया जाता है अगर सारे वस्तु अगर पूंजीवाद के मतलब कि चक्कर में फंसे रहेंगे, मतलब पूंजीवाद उस पर नियंत्रण करते रहेंगे, तो इससे वस्तुओं का आवागमन में असंतुलन पैदा हो जाता है। असंतुलन पैदा हो जाता है तो दिक्कतें आने लगती हैं, तो जाहिर सी बात है मांग और पूर्ति की क्षमता घटने और बढ़ने लगती है। इससे वह मुक्त व्यापार विरोधी था। मतलब किसी वस्तु को, मतलब जो पूंजीवाद जिन्हें मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसी वस्तु को आयात निर्यात करने लगेंगे, और जिससे कम होगा उससे कम कर देंगे। जाहिर सी बात है, इसीलिए मुसोलिनी मुक्त व्यापार विरोधी था। मुसोलिनी मुक्त व्यापार इसीलिए विरोधी था क्योंकि जिस वस्तुओं की मांग ज़्यादा होंगी पूंजीवादी वही वस्तुओं का आयात भी करेंगे, और फिर मतलब वो घटने लगेगी, तब दिक्कत आने लगेगी। इसीलिए वो मुक्त व्यापार विरोधी था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि हर चीज़, मतलब कि दुनिया में अगर कोई चीज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो किसी न किसी मकसद के लिए कर रहा है। बिना मकसद के दुनिया में कोई काम नहीं होता। बिना मकसद के दुनिया में कोई काम नहीं होता। अगर कोई चीज़ कुछ कर रहा है तो वो मकसद के लिए कर रहा है। बिना मकसद के दुनिया में कोई काम नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है। अगर कोई ऐसा कहता है कि वो मकसद के लिए नहीं काम कर रहा है, बिना मकसद के काम कर रहा है, तो वह यह झूठ बोलता है। धन्यवाद।